नमस्कार। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। अनुप्रिया पटेल ने लेटर लिखकर मोदी और शाह को तो अच्छा बताया, लेकिन योगी सरकार को आरक्षण कोटे की नौकरियां खा जाने वाला और दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खा जाने वाला बताया है। तो क्या दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए लेटर लिखवाया गया है? क्या दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के हमले शुरू हो गए हैं? आज उत्तर प्रदेश की इस भयंकर उठापटक पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक धन्यवाद सर, प्रज्ञा। अनुप्रिया पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला बोल रही हैं, हल्ला बोल रही हैं, लेटर लिख रही हैं, बता रही हैं कि मोदी शाह तो ठीक ठाक आरक्षण देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आरक्षण खाया जा रहा है युवाओं का। देखिए, ये जो लेटर उन्होंने लिखा है वो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं केपी मलिक सर। तो ये लेटर का क्या मतलब है? अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल क्यों? देखिए प्रज्ञा, अनुप्रिया जो पटेल हैं, ये उनकी कृपा पे मंत्री हैं। एक पार्टी की एक मंत्री और उनको इतना महत्व दिया जा रहा है, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं कृपा पात्र हैं ये, और उस कृपा को निभाने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है योगी के अगेंस्ट। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार हो, दिल्ली की जो केंद्र सरकार है, चाहे वो हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सदन का, पार्लियामेंट का कोई भी कोना हिस्सा हो, नौकरशाही हो, पक्ष विपक्ष हो, सबको सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि जो 10 साल की सरकार है और जो उसका रुतबा है वो बरकरार है। लेकिन वो रुतबा बरकरार है, वो जनता में मैसेज ऐसा है नहीं। जनता थोड़ी भ्रमित है कि क्या वास्तव में अगर आपका रुतबा बरकरार है तो जो सदन की तस्वीरें आ रही हैं, जिस प्रकार से विपक्ष आपको घेरे हुए है, तो वो कैसे घेर ले रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन देश में है, और देश में भी अगर आप विशेष तौर पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो सारी चीजें आज तक अपनी चला रहा था। आपको पता है, चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात हो, चाहे डीसीपी की बात हो, चाहे दूसरी कोई भी अधिकारी मंत्री की बात हो। कई मंत्री दिल्ली से बन के गए हैं और वो वहां पे काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को घेरने की रणनीति शुरू से रही है। जिस प्रकार इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया है, जो भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 चला रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी लास्ट में 70 पे आई, फिर 65 पे आकर रुक गई थी, और वो 30 पे आके अटक गई, और किसी तरह 33 सीटें आके इज्जत बची है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझ में आ गया कि यहाँ जो रुतबा आप दिखाना या बताना चाह रहे हैं, वो रुतबा बरकरार नहीं है। इसके अलावा जो घटना आपने देखी कि जिस तरह से आपकी हार हुई अयोध्या में, जिस अयोध्या के बलबूते, जिस राम मंदिर के बलबूते आप देश में 400, अब की बार 400 के पार की बात कर रहे थे, उस अयोध्या में ही आप हार गए। तो ये जलवा बरकरार आपका है नहीं। तो इसलिए क्या है कि योगी के ऊपर दबाव बना के, योगी की छवि को इस तरह से खराब करके अभी भी ये जताना चाह रहे हैं कि हमारा जलवा बरकरार है। और ये सब टूल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे इनके मंत्री संतरी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, ये सब टूल हैं, और इन टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल कौन कर रहा है? यही मैं समझना चाह रही हूँ केपी मलिक सर कि क्या अनुप्रिया पटेल के सहारे योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है? योगी हटाओ प्लान अब एक्टिव हो चुका है, ये समझा जाए क्या? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखो तो में इतनी ताकत आ चुकी है उन 2 बैसाखियों के माध्यम से कि आप योगी को हटा सकें। देखिए, योग पहले तो ये समझना होगा कि योगी शिवराज, वसुंधरा राजे, खट्टर या गुजरात के सीएम या उत्तराखंड के सीएम नहीं है। योगी योगी है। योगी बोलते कम है, करते ज्यादा है। आप योगी को मान लिया हटा देते हैं, क्या योगी वसुंधरा की तरह, शिवराज की तरह शांत बैठ जाएंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा? और क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो पहले तो ये समझना होगा। दूसरा जो इसका पहलू है, आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में आज योगी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। पिछले 7 साल के दौरान
उनका जो रुतबा रहा है उत्तर प्रदेश में और बेदाग चेहरा जो 7 साल का है और कट्टरवादी हिंदू नेता की छवि जो उनकी बनी है, वो भारतीय कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव है। योगी के साथ इस तरह की चीज करते हैं तो वो हमें आने वाले समय में खतरा हो सकता है। और 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, उसका नुकसान सीधे सीधे उन राज्यों में हो सकता है और उत्तर प्रदेश हाथ से कल जाता आज ही चला जाएगा। जब आप योगी को हटा देंगे तो वो अपनी जो पुरानी उनकी कौन सी वाहिनी थी, वो हिंदू वाहिनी, और वो ये हिंदा युवा वाहिनी के साथ में अगर वो दुर्गा वाहिनी बना देते हैं, सीता वाहिनी बना देते, राम मंदिर वाहिनी बना देते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर कल को वो, भाई जब आप उनको हटाते हैं और वो विद्रोही हो जाते हैं, अगर वो कहीं अखिलेश के सपोर्ट में ही सरकार बना लेते तो फिर आप क्या कर लेंगे? जब पार्टी टूटने की बात आती है, अगर आप शिवसेना को तोड़ सकते हैं, अगर आप कांग्रेस को तोड़ सकते हैं, क्या ऐसा क्यों संभव नहीं? राजनीति में प्रज्ञा जी सब कुछ संभव है। राजनीति में यही नीतीश कुमार हैं जो ये कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, चले गए, राजनीति में संभव हो गया। यही अमित शाह जी हैं, ये कह रहे थे कि हम कुछ भी कर लेंगे, खिड़की दरवाजे और शटर सब बंद कर दिए हमने, नीतीश कुमार कभी भाजपा में नहीं, आ गए। तो ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यही एक सिर्फ एक ऐसा वर्ग और एक ऐसा संगठन और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ भी हो सकता है। ये रात को कुछ है, दिन में आपने देखा नहीं था पीछे, आपने कितने अच्छे हमें अनुभव हुए पिछले 2-3 महीनों में चुनाव के दौरान कि कई लोग सोए थे कांग्रेस में और उनकी आंखें खुली तो भाजपा में पाया उन्होंने, तो बोला अरे आप भाजपा में? बोला हाँ, हमें रात को सपना आया था और हम भाजपा में आ गए। तो ये सियासी दलों में और सियासी, आप देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबा अब संत रह गए हैं या मठाधीश बचे हैं, वो भी अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वो भी पैंतरेबाजी कर सकते हैं। सियासत में अगर आप पैंतरेबाजी नहीं करेंगे, सियासी हथकंडे नहीं अपनाएंगे, शाम दाम दंड भेद नहीं करेंगे तो आप टिके नहीं रह सकते। और अगर आप बिना शाम दाम दंड भेद किए जिंदा रहना चाहते हैं राजनीति में तो फिर आप मायावती जी बन जाएंगे, फिर आप जो है वो बन जाएंगे उड़ीसा वाले सीएम नवीन पटनायक बन जाएंगे, नवीन पटनायक बन जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क क्या बीजेपी ले पाएगी? क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए अभी तैयार है? ये भी समझ, देखिए ये थर्मामीटर है, ये जो अनुप्रिया पटेल का लेटर है एक थर्मामीटर है बुखार नापने का, कि कितना बुखार अभी उत्तर प्रदेश को चढ़ा हुआ है। अगर बुखार हाई है, बुखार 100 से ऊपर है, 102 है, 103 है और 104 जाने की संभावना है तो बुखार का कुछ इलाज किया जाए। अगर बुखार 98, 99 से ऊपर जा ही नहीं रहा है तो फिर मुश्किल है करना। तो अभी वो था ले रहे हैं कि स्थिति क्या है, तो वो जो था ले रहे हैं वो कोशिश करता है, तो अभी वो था ले रहे हैं और मुझे लगता है इस था में वो जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा और उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। और ये एहसास हो चला है, भाजपा को ये एहसास हो चला है। लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली वाले पचा नहीं पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, एक के बाद करके जैसे जो चीजें दिख रही हैं उससे तो बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारियां पूरी कर रहे हैं, भले ही वो रिस्क लेने के लिए अभी तैयार ना हो। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी आपको बताया भी था, आपके चैनल पे भी बताया था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जी, कि आज अगर आप आकलन करेंगे दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर आदित्य योगीनाथ हैं और पार्टी के बाहर जो आज भारत की तीसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव वो है। और उसका एक जो कारण है या एक फॉर्मूला 2 जो है, ये तो फॉर्मूला 1 है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। फॉर्मूला 2 ये है कि अगर हम राज्य का बंटवारा करते हैं तो उससे योगी भी निपट जाते हैं और अखिलेश भी निपट जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत भी अभी शीर्ष नेतृत्व में नहीं आ पा रही है कि वो इतना बड़ा काम कर दें, क्योंकि उसके लिए पूर्ण बहुमत चाहिए। और बहुमत की स्थिति में अगर आप देखेंगे आज की डेट में लोकसभा में जिस प्रकार से हालात आपको दिख रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इन हालात में तो कमांडो की ट्रेनिंग अब बिरला जी को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, और अभी तो आप शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ
उसके बाद चर्चा भाषण में होगी, बीच में नीट का मामला आ गया, जानबूझ के संसद का समय बहुत शॉर्ट रखा गया है, 3 जुलाई को आप समाप्त कर रहे हैं। क्या वहां पे स्पीकर ये नहीं कह सकते थे कल कि भाई ठीक है, अगर आप चर्चा ही करना चाहते हैं तो 2 दिन हम राष्ट्रपति के भाषण पे पहले अपना इस पे चर्चा कर लेते हैं, वो राष्ट्रपति के भाषण पे, और अगले दिन हम 2 दिन और बढ़ा देते हैं, पार्लियामेंट 5 तारीख तक चलेगी, उस पे हम 2 दिन नीट पे बहस कर लेंगे। क्यों नहीं कहा स्पीकर ने? ये तो स्पीकर बढ़ा सकते हैं, उनका अधिकार है, वो 3 के बजाय 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा विशेषज्ञ या किसी राजनीतिक सलाहकारों की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इस पर तत्काल स्पीकर कर सकते, लेकिन नहीं किया। तो इनकी मंशा बताती है। और दूसरा क्या है कि जो इनको डर है कि जितना एग्रेसिव होकर विपक्ष आ गया है, क्या हम ये सारी चीजें आराम से कर पाएंगे? तो इसलिए अभी प्रदेश बंटवारे का तो कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए कहें, अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में है, क्योंकि उसके लिए खतरा लोकसभा में है। तो अब वो पहले फॉर्मूला 2 था, वो थोड़ा शांत हो गया, अब दोबारा फॉर्मूला 1 पे काम चल रहा है, और उस फॉर्मूले 1 के तहत ये बुखार नापा गया है अनुप्रिया पटेल के लेटर से। लेटर लिखो अभियान, सबसे लेटर लिखवाए जा रहे हैं। अभी तो अनुप्रिया पटेल ने लिखा है, फिर अंदर का कोई डिप्टी सीएम लिख सकता है कि व्यवस्था बहुत खराब है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में एक जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े एक्टिव हो गए थे वो हेल्थ मिनिस्टर बनने से पहले, और हेल्थ पे सारी कमियां ढूंढ रहे थे वो, और जैसे ही उनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, हेल्थ देखिए कितनी अच्छी होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हेल्थ ऐसी हो गई कि सारी बीमारियां खत्म हो गई। उसके बाद एक खबर कहीं किसी अखबार में किसी टीवी में आई हो तो आप बताइए, आप तो यूपी में रहते हैं, और उनके बनने से पहले क्या अव्यवस्था हेल्थ मिनिस्ट्री में, हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में कितना अव्यवस्था थी, आपको वो खुद ही दिखाते थे जा जाके। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो ये चीजें जो है, अभी उधर से भी एक थर्मामीटर असली वाला आ सकता है बुखार नापने का, क्योंकि वो तो हेल्थ मिनिस्टर है ही, तो हेल्थ मिनिस्टर के पास तो थर्मामीटर भी होता है और वो सिटी स्कैन वाला भी होता है, तो सिटी स्कैन भी हो सकता है अभी। जी अच्छा, अनुप्रिया पटेल को दिक्कत क्या है योगी आदित्यनाथ से? ये भी सवाल आज तमाम भाजपा के लोग भी, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के लोग हैं, जो योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, वो भी पूछ रहे हैं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, एक चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री हैं। उधर अनुप्रिया पटेल दिल्ली कैबिनेट में मंत्री हैं, इतनी बुरी तरह चुनाव जीती हैं, मैं तो बोलूंगी हारते हारते जीत गई अनुप्रिया पटेल, तो उसके बाद भी वो मंत्री हैं। तो अनुप्रिया पटेल को दिक्कत क्या हो सकती है, और अनुप्रिया पटेल के ही कंधे पर क्यों रख करके बंदूक चलाई जा रही है, अगर चलाई जा रही है तो, अगर ये दिल्ली से हो रहा है तो? देखिए, अनुप्रिया पटेल नामक जो स्पीकर है, उसमें से आवाज बहुत अच्छी निकलती है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव के दौरान उसकी स्पीकर से एक बड़ी आवाज निकली थी कि आजकल राजा महाराजा ईवीएम के पेट से निकलते हैं, रानियों के पेट से नहीं निकलते। वो आवाज बड़ी गूंजी थी। बाकी स्पीकर तो बाकी जो स्पीकर थे, उन स्पीकरों में फटी फटी आवाज आ रही थी, जैसे पुराने जमाने के स्पीकर नहीं होते थे, आवाज भड़बड़ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो स्पीकर बहुत अच्छा है। अभी भी अनुप्रिया का जो स्पीकर ये चल रहा है, स्पीकर तो यहाँ बाहर लगा है, जैसे आप गाड़ी का स्पीकर होता है, या आप हम पहले पुराने स्पीकर आते थे छत पर रख देते थे उनको, या किसी पेड़ पे लगाते आवाज दूर तक जाए, लेकिन रिकॉर्ड तो नीचे लगा रहता था ना। तो इनका रिकॉर्ड कहीं और है, इनकी कैसेट कहीं और लगी हुई है, और स्पीकर का काम ये यूपी में कर रहे हैं। तो ये खाली माउथ पीस है इनका, ये खाली इनकी कलम से मतलब लिखा गया है, आवाज कहीं दूसरी जगह से आ रही है, जो मैंने आपको बताया, उससे इनकी था लेने के लिए इसका एक यूज किया गया है। और ये अनुप्रिया पटेल का भी एक प्रयोग है खाली उनका, इनका कुछ नहीं है। जैसे इसको आप दूसरा उदाहरण अगर लें, इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, बंदूक भी किसी और की है, रखने वाला भी कोई और है, ट्रिगर भी किसी और के हाथ में, बस इनका कंधा है। लेडीज होने के नाते बाल है, तो पीछे से बंदूक की नली निकल रही, पीछे दिख नहीं रहा कोई खड़ा हुआ। तो ये चीज हो रही है, और ये चीजें आपको आने वाले टाइम में बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का कोई आयु है नहीं, वो अल्प आयु की सरकार है, और वो बीमार है, वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। दिल्ली की जो सरकार है उसकी आयु निश्चित है,
उसकी आयु 2027 है। 2027 में अगर योगी जैसे व्यक्ति बरकरार रहते हैं तो उसकी एक संभावना बन सकती है कि 2027 में रिपीट कर जाए। लेकिन अगर योगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित है कि योगी तो जाएंगे ही जाएंगे, भाजपा की भी विदाई हो जाएगी 2027 में उत्तर प्रदेश से, इसकी बात की भी गारंटी है। इस पे अच्छा। आप देख सकते हैं दूसरे स्टेट में, चाहे आप हरियाणा देखें, अब हरियाणा में भी आपने देखा जिस प्रकार से भाजपा का हुआ, वहां विदाई समारोह हो जाएगा। जिस प्रकार से आप महाराष्ट्र देख रहे हैं, वहां विदाई समारोह होना निश्चित है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश से 2027 में भाजपा की विदाई तय है। जी। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रग-रग से वाकिफ हैं। सहारनपुर से उम्मीदवार रहे और पूर्व सांसद रहे राघव लखनपाल। उन्होंने एक बड़ा ही अचंभित करने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि घर के भीतर के जयचंदों को पहचानने की जरूरत है, आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है। तो ये अचानक चुनाव के बाद उनको कौन से आस्तीन के सांप नजर आ गए और कौन से जयचंद नजर आ गए, ये क्या है सर? और लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं, तमाम लोग लेटर पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कोई मदद नहीं करी। देखिए प्रज्ञा, क्या होता है कि जब दिवाली के समय पे आपने अपने घर पे पुताई उताई कर ली, बढ़िया आपका घर हो गया, तो 2-4 पड़ोसी लोग ये कहते हैं यार इनके यहाँ हो गई प्रज्ञा के, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही, हम भी पुताई करेंगे। तो उनके जो पड़ोसी हैं मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान, वो बहुत अग्रेसिव है और सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा उन्होंने ही बुलाई थी। और जयचंद और ये सारे जो जो महारतियों वाली बात शुरू हुई थी वहीं से हुई थी वो, और वो ठाकुरों पे हमला था और उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया था संगीत सोम का। ऐसे ही एक छुपे हुए संगीत सोम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है। वहां पे भी एक ठाकुर विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और उनको ये लगता है कि उन्होंने इनको हराने में काम किया है। और इन्होंने क्या किया है कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री की जो दूसरी रैली हुई थी, पहली रैली मेरठ में हुई थी प्रथम चरण के दौरान, और दूसरी रैली प्रधानमंत्री की सहारनपुर में हुई थी, आपको याद होगा। और सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली में 15 से 20 हजार लोग आए थे। और जबकि अनाउंस ये किया गया था कि प्रधानमंत्री की इस रैली में उत्तराखंड के सीएम, हरियाणा के सीएम और जयंत चौधरी भी आएंगे। और बाद में ये हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं हम इनको श्रेय नहीं देंगे, सबको बाहर रखो, और जयंत चौधरी को भी आधे रास्ते से वापस भेज दिया था। प्रधानमंत्री जी अकेले मंच पे थे और बड़ा पछताए थे बाद में वो, जब उन्होंने देखा कि 10-15 हजार की भीड़ है। अगले ही दिन वहां पे एक ठाकुर समाज का सम्मेलन हुआ था सहारनपुर जिले में, सरधना में। तो वहां पे 50 से 60 हजार, बल्कि कई लोग तो 70 हजार तक कहते हैं, 70 हजार लोगों की एक पंचायत हुई थी। और सवाल भी पूछा था, डिबेट में पूछा था, हमने भी पूछा था कि जब चुनाव में धारा 144 लगी हुई है, किसान आंदोलन में अगर कहीं 5,000 आदमी भी आते हैं, आप किसान नेता को उठा लेते हैं, उसकी हाउस अरेस्ट आप कर लेते हैं, तो क्या ये जो ठाकुर नेता है इनकी हाउस अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है? कोई किसी पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आप इस तरह की पंचायत को रोकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? तो ये जताता है कि अंदर से भी कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट है। तो वहां पे आशंकाएं ये की जा रही थी कि अंदर से कोई ना कोई सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो उसी के तहत अभी नींद से थोड़े लेट जागे हैं, लेट नींद खुली है इनकी, लखनलाल जी की। तो इसलिए ये आरोप ये भी अपना लगा देना चाह रहे हैं कि हम क्यों संजीव बालियान से पीछे रहे, जब उन्होंने पुताई रंगाई कर दी है तो हम भी करें। तो इन्होंने भी ये जो है सुर में सुर मिलाया है उनके, और सुर ताल को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। ये कोई नई बात नहीं है। आप देख रहे हैं चाहे वो अयोध्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई तमाम जिले हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, सब जगह समीक्षा बैठकें हो रही हैं और सब जगह भारतीय जनता पार्टी में जयचंद पैदा हुए हैं। जयचंद ना समाजवादी पार्टी में पैदा हुए आज तक, ना कांग्रेस में हुए, ना बहुजन समाज पार्टी में हुए, अब भाजपा में जयचंद पैदा हुए हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि जब किसी की औरत को भागना होता है तो वो ये कहती है कि रात को मैंने छत पे सांप देख लिया था। तो अगर उससे पूछे छत पे सांप कैसे आ जाएगा, लेकिन बोलने के लिए बोल देती है क्योंकि उसको तो भागना है। तो इनको अब जो है विदाई समारोह करना है और हो चुका है। करना क्या है, जहां आप 80 की बात कर रहे थे वहां 33 पे सिमट गए। तो इनको एहसास हो चला है
कि अभी आखिरी चलम चला की बेला है, तो ये अपने सुरताल गाना गाने में लगे हुए हैं। अलग अलग सुर निकाल रहे हैं, जैसे एक हारमोनियम का सुर होता है, एक ढोलक का सुर होता है, एक वो दूसरा पीपनी वाला होता है, एक बाजे का होता है, तो अलग अलग सुर भाजपा में निकल रहे हैं। और जो दूसरा ये भी होता है कि जो हमारे यहाँ कहावत एक और है किसानों में, कि जब टोटा होता है, जैसे बरसात कम होता है, इसको चौमासा बोलते हैं। और अच्छा। चौमासे में किसान के यहाँ थोड़ा दिक्कत होती है पैसे वैसे, क्योंकि खेती किसानी बंद हो जाती है, बरसात होती है, नई फसल लगाता है, तो पैसे खर्च हो जाते, तो थोड़ा तकलीफ में इस दौरान रहता है। तो उसको कहते हैं भाई चौमासे में कई लोगों के यहाँ टोटा आ गया, थोड़ा टोटा चल रहा है। तो उसमें ये कहते हैं कि भाई टोटे में जो है भाइयों में फिर लड़ाई हो जाती है, बोला साले तूने ज्यादा खर्चा किया। तो अब भाजपा में जो टोटा आया हुआ है, टोटे की लड़ाई है जो आप देख रहे हैं। अब यही जूतम सांसद थे पेजार, और ये, आपका ट्वीट हाँ मुझे याद आया, आपने कहा कि तमाम हाँ समीक्षा बैठकों में जूतम पेजार हो गई। हाँ, वही हो रहा है, इसलिए कि लड़ाई हो रही है भाइयों भाइयों में। यही सांसद थे, यही विधायक थे, जब आप पहले जीत के आते थे सहारनपुर में, जब आप 2014 में सांसद बने थे, तब तो आपने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया था। तो ऐसा क्या हो गया कुछ दिन के बाद ही उनमें कि वो आपका आरोप लगाने के लिए आप जो है मतलब हैरान परेशान हो गए या मजबूर हो गए उनके ऊपर आरोप, ऐसा क्या हो गया 5 साल में? तो ये देखना होगा कि आपको, जब आप कोई अच्छा काम कर ले तो श्रेय खुद लेते हैं, जब यही आपके कंधे पे बंदूक आ जाए और आप चुनाव अपनी वजह से हार गए तो आप दूसरों को जयचंद बताने लगो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में नहीं झांक रही। संजीव बालियान जी को ये नहीं पता है कि वो खुद अपनी 5 विधानसभा हार के बैठे हैं, तो आप जयचंद दूसरों को बताएं, आप दूसरों को बताएं, पहले अपना तो देखें आपने क्या किया है। तो अपना नहीं देखेंगे, दूसरों को बताएंगे। तो ये परिणति भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 दिन से आपको दिखाई दे रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी तो कई लोग बोल ही नहीं रहे, शांत बैठे हैं, क्योंकि उनको पता तो ही ये नहीं है। लेटर लिखवा करके क्या संदेश जा रहा है कि वाकई में योगी सरकार जो है वो आरक्षण खा रही है, पिछड़े दलितों को आरक्षण नहीं दे रही, आरक्षण कोटे में जो है नौकरियां मिल नहीं पा रही है दलितों पिछड़ों को, या फिर इसके पीछे यही बात है कि एक तरह से प्रज्ञा देखिए, छवि बिगाड़नी है? इसमें 2 कारण हैं प्रज्ञा, अगर आप देखें। हम्म ये जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के हारने का श्रेय जाता है, ये पिछड़े और दलितों को जा रहा है। और आज पिछड़ा और दलित जो एकाएक भारतीय जनता पार्टी में आया था 2014 और 2019 में, वो 24 में बिदक गया है और वो दाएं बाएं चला गया। वो समाजवादी में चला गया, वो कांग्रेस में चला गया। इनको डर कांग्रेस में जाने से है कि अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई, खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा उसको है। और ये दलितों पे फोकस करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि दलितों को जल्दी भरमाया जा सकता है, दलितों को आसानी से भरमाया जा सकता है। तो दलितों पर फोकस करो, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाओ आप, क्योंकि दलितों ने इनका बड़ा नुकसान संविधान के माध्यम से किया है, और विपक्ष भी इस बात को समझ गया था, इसने उस मामले को तूल देते हुए फायदा तो मोटा लिया है। दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि इस हथियार से योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया जाए, और ये चलाया जाए कि एक, अगर आप योगी का आकलन पिछले 7 साल का करेंगे, तो उनके ऊपर जो सबसे एक आरोप लगता है या हल्का आरोप लगता है, उनके ऊपर जातिवाद का, समाजवाद का आरोप लगता है कि वो अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस मामले को इस तरह की चीजों से बढ़ाया जा सकता है। अगर आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार की बात करेंगे, अगर आप उनके ऊपर कोई दूसरी बात करेंगे, वो आरोप उनके ऊपर ठहरेगा नहीं। ये एक ऐसा आरोप है जिसमें लोग कह सकते हैं, हाँ लगता तो है यार, ये ठाकुरों का भैया समर्थन तो करते हैं, और जरूर ये दलितों के खिलाफ करते होंगे, जरूर जाटों के खिलाफ करते होंगे, तो इसलिए उनको भड़काना आसान होगा। तो उस रणनीति पे मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया शुरू हुई है, और उसी के तहत ये लेटर लिखा गया है कि इनको सबसे पहले दलितों और पिछड़ों से अलग किया जाए, और उसके बाद फिर एक एक वर्ग को अलग किया जाए। क्योंकि वर्ग की लड़ाई हुई थी, ठाकुर समाज ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, और बाकी वर्ग भी उसके साथ आ गए थे। जैसा हम वेस्टर्न यूपी में देखें कि ठाकुरों के बाद सैनी समाज भी खड़ा हो गया था, उसके बाद त्यागी समाज भी हमारे यहाँ खड़ा हो गया था। तो कई समाज जो है खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ गए थे। तो अब इनको लगता है कि इस तरह से एक एक समाज को अगर हम योगी के खिलाफ करते हैं, तो इसका फायदा हमें शायद मिल जाए। अब ये अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं या पार्टी के फायदे के लिए कर रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाबा सब इसीलिए मैं चुपचाप तो आपको कह रहा देखेंगे नहीं, उनकी हूँ, बदमाशी तो गदा है।
ये प्रज्ञा आप अपने उसी सवाल का जवाब दे रही हैं जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि बाबा क्या करेंगे, बाबा क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे, बाबा क्या इस तरह करेंगे। तो बाबा चुप नहीं बैठेंगे ना। अब वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो मठ पे बैठ के कोई संत तो है नहीं वो कि नहीं भाई हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और हम कोई पैंतरेबाजी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। तो राजनीति में तो आपको सारे घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो बाबा क्यों राजनीति में पैंतरेबाजी में पीछे रहेंगे, वो भी करेंगे। अगर उनको सत्ता में रहना है तो वो करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बाबा की और इनकी लड़ाई है। अब इसमें जीतता कौन है ये देखना होगा। हाँ, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है अगर दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से ऐसी भयंकर तलवारें खींची रहेंगी। मतलब आपको क्या लगता है कि मामला बातचीत से सुलझ जाएगा या वाकई हम देखने वाले आने वाले समय में जबरदस्त तलवारें खींचने वाली हैं, ये जो तलखियां हैं ये दुश्मनियों में बदलने वाली हैं? क्या वाकई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है क्या सर? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, चाहे हम शिवराज की बात करें, चाहे वसुंधरा की बात करें, बड़े स्टेट थे, वहां वो दोनों लोग अलग हो गए और एक माहौल दूसरा था उस समय। आज 2024 के चुनाव के बाद एक अलग माहौल है। भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही है और जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व था वो भी इतना मजबूत नहीं है। ये लोगों को समझ में आ गया है और ये भाजपा को और उनके आंतरिक संगठन जो है सबको समझ में आ गया है। आरएसएस भी आप देखोगे, आरएसएस भी भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद या सीटें कम होने के बाद उनको अभिमान और दूसरी चीजें बता रही है। आरएसएस ने पहले कुछ नहीं बताया। तो इसलिए क्या है कि आज उनमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो योगी को छेड़ दें, क्योंकि उनको ये भी संभावना लगती है कि आरएसएस भी योगी के साथ खड़ी हो सकती है। अगर आरएसएस योगी के साथ खड़ी होगी तो बाकी संगठन भी, वीएचपी और तमाम जो दूसरे संगठन है वो भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा ये हो जाएगा कि कोई बहुत बड़ा आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है योगी को हटाने का कि जिसका जिम्मेदार ठहरा के आप उनको हटा दें। आज जो आप उत्तर प्रदेश में सीटें हारने की बात करते हैं उसका सीधा सीधा जिम्मेदार तो आप हैं भाई। आप उसके, और वो सबको दिखा है जो आपने किया है, सबको पता है। आप मुझे बताइए, आप ठाकुरों के खिलाफ इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आप राजा भैया को मनाने के लिए संजीव बालियान को भेज रहे हैं, जो डे वन से संजीव बालियान का विरोध ठाकुर समाज कर रहा है, और उसी आदमी को आप राजा भैया के घर भेज रहे हैं। तो आप मामले को सुलझाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, ये क्या जताता है? तो इस परिस्थिति में सबको समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश में आज जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार दिल्ली की नंबर 1 और नंबर 2 की जोड़ी है। और तीसरी बात यह है कि जो समझदार लोग हैं उनका कहना यह है कि अगर दिल्ली को मजबूत होना था तो दिल्ली योगी को बुला के ये कह सकती थी कि हमें कुछ नहीं पता, आप अपने तरीके से टिकट बांटिए, आप अपने तरीके से जो करना है करिए, हमें 70 सीटें चाहिए और भाई कम से कम 60 आए 65 आए तो अच्छे रिजल्ट आप दीजिए और आपको जो करना है करिए, इनको फ्री हैंड आप दे देते। अगर उसके बाद आपकी 30 और 33 आती तब योगी जिम्मेदार थे, तब आप हटा सकते थे। आज किस बेस पे आप योगी को हटाएंगे? योगी तो हारे नहीं है। आप ही बता रहे थे मोदी की गारंटी, तो अब मोदी की गारंटी कहां चली गई? तो ये जो मोदी की गारंटी थी, ये जो इस बार 400 पार का नारा था जी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से योगी को ये हटा पाएंगे। योगी को हटाने के चक्कर में खुद हट जाए। हाँ, अच्छा, बिहार में भी जबरदस्त तहलका मचा हुआ है। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष तो बनाई दिया गया है, साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी तो बहुमत की सरकार अपने दम पर ला रही है, तो ये कैसे हो पाएगा? दो चीज एक साथ। देखिए प्रज्ञा, ये कल भी आपके साथ हमारी चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में बिहार नहीं छोड़ेंगे और वो बिहार में कमजोर होना नहीं चाहते और उनके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो उनका मोरल हाई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में अपना नुकसान पहले भी कर चुकी है। 400 पार का नारा आपने दिया, अति उत्साह में आपने कहा कि वो इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है। वही गलती भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। अश्विनी चौबे बड़ बोलेपन में बोल रहे हैं कि सीएम का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा।
भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही सीएम कैंडिडेट होगा। तो ये आप बिना चर्चा किए, बिना कोई सहमति बने अति उत्साह में बोल रहे हैं, जो आपके गठबंधन को तोड़ने का एक कारण बन सकता है। जब इस तरह की चर्चाएं चली और उधर से जेडीयू की तरफ से भी बयान आए कि बिना नीतीश कुमार के एनडीए का कोई मतलब नहीं है, तो आपने देखा होगा आज दिल्ली में मीटिंग हुई और कल भी दिल्ली में नीतीश कुमार रहेंगे। अभी वो कई लोगों से मिलेंगे, शायद पीएम से भी उनकी मीटिंग होगी। तो उनका कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी शर्तों को पूरा नहीं करती है, तो हमारे पास तो तमाम ऑप्शन पहले से हैं। अब इसीलिए उन्होंने रख दिया कि चलिए, वो भी बुखार नापने के लिए उन्होंने भी एक थर्मामीटर दे दिया है, विशेष राज्य का दर्जा जल्दी दे दीजिए हमें। अगर आप हमें जल्दी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, तो फिर हम भी देखेंगे अपना। तो इसलिए क्या वो भी बुखार नाप रहे हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप पलट जाते हैं, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका? पलटू राम तो पुराने हैं, उनको कुछ नया तो करना नहीं है, वो तो पहले से करते आए हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो बिहार नहीं छोड़ेंगे और बिहार भाजपा के हवाले नहीं करेंगे। तीसरी मैं बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूं प्रज्ञा, अगर नीतीश कुमार को ये लगेगा कि मुझे नुकसान हो रहा है, या मैं राजनीति से बाहर जा रहा हूं, या मैं हार सकता हूं, तो वो अपने साथ भाजपा को भी लेके डूबेंगे। इस बात को थोड़ा विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करिए सर। कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी लेकर डूबेंगे। हाँ, देखिए, आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल से कोशिश कर रही है बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए। तमाम शाम धाम दंड भेद उन्होंने कर लिए। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी साजिशें पिछले विधानसभा चुनाव में की हैं। उसके बाद उनको लोगों को तोड़ने, उनकी पार्टी को महाराष्ट्र की तर्ज पर तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये भी माहिर खिलाड़ी है, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। आपको उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। नीतीश कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नहीं आ रही है, मेरी मदद करने के लिए, मुझे सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार बनाने के लिए, खुद मजबूत होने के लिए मेरे साथ आ रही है। इसीलिए नीतीश कुमार ने तुरंत निर्णय लिया था और लालू के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उसका अभी भी यही कहना है कि मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, मेरे से पहले आप खत्म हो जाओगे बिहार। अगर यही स्थिति कल आती है, वो कल फिर लालू के साथ मिल जाएगा। लालू को तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं। तो अगर इनको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है और इसमें मेरा भी बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो तेजस्वी यादव के हवाले बिहार को करके और वो डूबेंगे और इनको भी ले डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अपने लेवल पे बिहार में अस्तित्व में नहीं है। वो इतनी मजबूत पार्टी बिहार में नहीं है कि अपने स्तर पे वो कुछ कर सके। वो नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार कंधा एक समय के लिए या एक निश्चित टाइम के लिए या थोड़ी देर के लिए कंधा यूज करने दे सकते हैं। परमानेंट अपना कंधा दे दें, वो नीतीश कुमार नहीं, वो कभी पलटी मार देते हैं, ऐसे बंदूक को नीचे गिरा देते हैं। वो नीतीश कुमार है। तो इसलिए नीतीश कुमार को इनके इतने हल्के में भारतीय जनता पार्टी को लेना, और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, ये दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, और बिहार में जितने नेता है भाजपा के वो भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा बीच में जो बात कही उसके क्या मायने हैं सर? अश्वनी सरकार बनाएंगे बहुमत की। अश्वनी चौबे भी थर्मामीटर लेकर बुखार नापना चाह रहे हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है। अश्वनी चौबे भी अयोध्या के लल्लू सिंह हैं, बड़बोलेपन में पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। अगर आप इस तरह की चीजें बोल के और माहौल खराब करना चाहते हैं, और वास्तव में अगर माहौल खराब हो गया, चंद्रबाबू नायडू तो बाद में आएंगे, अगर नीतीश कुमार ने झटका दे दिया तो आप क्या करेंगे? तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये समझ उनको नहीं है। आपने देखा होगा इस तरह के 1-2 बयान पहले आए थे और सम्राट सिंह अगले दिन जाके जो है नमस्ते करने चले गए थे उनको। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी। निश्चित तौर पे आप पता करेंगे, हो सकता है आपको 1-2 दिन में पता लग जाए कि या तो चौबे जी को डांट पड़ेगी अगर उन्होंने अपने मन से बोला है और बड़बोलेपन में बोला है, और अगर उन्होंने चिट्ठी जैसे अनुप्रिया पटेल की इस तर्ज पे बोला है, बुलवाया गया बुखार नापने के लिए,
तो फिर उसका भी रिएक्शन आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन राजनीति में सर ऐसे ही कोई कुछ कैसे बोल सकता है? और वो भी अश्विनी चौबे ऐसे बोल देंगे, ये भी कोई छोटी बात नहीं है सर। कहीं ना मैंने कहीं से आपको तो संदेश जरूर देने के लिए कहा गया होगा। तो मैंने आपको इसीलिए कहा है ना कि हो सकता है कि दिल्ली से मैसेज गया हो कि थर्मामीटर निकाल लो, बुखार नाप लो। तो बुखार नप गया ना, बुखार नपते ही आज मीटिंग हो गई दिल्ली में। अब दिल्ली में मीटिंग जारी है, आज अच्छा, शाम को हो सकता है पीएम से मीटिंग हो। विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाली जो बात है, इस पर ये भी तो है कि क्या अब नायडू नहीं चाहेंगे? क्या उनको भी तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? नीतीश को मिलेगा तो फिर बहुत खड़े होंगे। नहीं नहीं, नायडू की तो पहले से मांग है। नायडू को तो विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, वो तो इनसे पहले मांग है दोनों लोगों की, क्योंकि दोनों राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। जी। आंध्र प्रदेश की तो बिहार से भी ज्यादा खराब है कंडीशन। उनकी तो राजधानी भी नहीं बनी है। उनकी राजधानी तो हैदराबाद से चल रही थी और वो अपनी राजधानी अलग बनाना चाहते हैं। उसको उन्होंने काम भी किया था, तो बीच में रुक गया था। तो उनको तो जरूरी चाहिए, विशेष पैकेज भी चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए। उनकी तो मांग है। उनकी तो अगर आप नहीं करेंगे तो वो तो बैसाखी तुरंत हटा लेंगे। वो नीतीश कुमार की तरह ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वो तो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। उनकी जो सरकार चल रही है आंध्र प्रदेश में, वो तो इंडिविजुअल सरकार है। नीतीश कुमार की तरह मिलीजुली सरकार थोड़ी चल रही है। तो वो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए वो निश्चित तौर पे वहां बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा भी चूंचा नहीं कर रहे हैं। वो खाली वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से पैकेज आ जाए। और पैकेज जाना शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं, 2 तरह का पैकेज होता है। एक पर्दे के पीछे वाला होता है, एक पर्दे के आगे वाला होता है। पर्दे के आगे वाला अभी नहीं गया है, पर्दे के पीछे वाला पहुंचना शुरू हो गया, इसीलिए वो शांत बैठे। तो इसलिए अभी आप देखिए, अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये सब चीजें समय के साथ साथ। नीतीश बाबू को ना पर्दे के पीछे वाला मिल रहा है, ना पर्दे के आगे वाला मिल रहा है, ना रेल मिला, ना वित्त मिला, ना स्पीकर मिला, कुछ तो मिला नहीं। नीतीश कुमार बड़े पैशनेट तरीके से और बड़े पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। उनको ऐसा देखना बहुत अजीब लग रहा है। तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं ये तूफान से आने के पहले की शांति है। मैं प्रज्ञा आपको जैसे बताया है कि या तो आज शाम को उनकी प्रधानमंत्री से मीटिंग हो, या कल प्रधानमंत्री से उनकी मीटिंग हो, नीतीश कुमार की मीटिंग होगी। और वहां से नया क्या आश्वासन उनको मिलता है, वो अगर आज शाम को होगी तो रात तक आपके सामने आ जाएगा, और कल होगी तो कल तक आ जाएगा। और वो रिएक्ट करे बिना मानेंगे ही नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि उनको क्या क्या है। अगर प्रधानमंत्री कह देंगे ठीक है हम बहुत जल्दी आपको दे रहे हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी बाहर निकलते हुए। और अगर उनको कह देंगे कि मुश्किल है ऐसा होना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। तो हम जैसे लोग पहचान जाएंगे और आपको बता देंगे कि क्या होने वाला है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करिए, सब तस्वीरें सामने आ। जी बिल्कुल, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया केबी मलिक सर, समय दिया आपने। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम राजनीतिक हलचल जो हम देख पा रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े संदेश दे रही हैं। वो संदेश ये दे रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अनुप्रिया पटेल का लेटर जो ये कह रहा है कि मोदी शाह तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार पिछड़े दलितों को आरक्षण देने में सफल नहीं रही है, पिछले दलितों का आरक्षण खा रही है। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि वाकई तलवारें खिंच चुकी है, दुश्मनी की खाई बनना शुरू हो गई है। अब ये क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, इसका असर क्या होता है, वो तो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन हमारा काम है कि हम आपको राजनीतिक हलचलों के बारे में एक एक जानकारी देते रहें, आपको परत दर परत, जैसे मैं कहती हूँ कि एक एक बारीकियत से आपको रूबरू कराते रहें। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का अनुभव भी आपको सुनाते रहें और उनकी राय भी आपको बताते रहें, ताकि एक एक, कहते हैं ना, बाल की खाल आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।